नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर के बेटे का शव बरामद हुआ है। देहरादून में जाखन इलाके के एक होटल से शव बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कलेर का बेटा होटल में ही ठहरा हुआ है। तो होटल में ठहरा हुआ था उनका बेटा। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद ही पुलिस ये कंफर्म कर पाएगी कि मौत की वजह आखिर क्या रही। फिलहाल सीसीटीवी के जरिए सुराग तलाश रही पुलिस। रवि केंद्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जाखन इलाके में होटल से शव बरामद हुआ है, एसएस कलेर के बेटे का शव मिला है, वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, कहां तक पहुंची पुलिस जांच? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो शव मिला है उसके बाद लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है तो ये एक दिन पहले जाखन में एक होटल है उसमें ये रुके थे, लेकिन आज सुबह जब कमरा नहीं खुला होटल का तो उसके बाद जो स्टाफ है होटल का उसने कमरा खोला और फिर अंदर जब देखा तो जो एसएस कलेर के बेटे हैं सिकंदर कलेर वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था और साथ ही साथ ये भी जानकारी आई कि उन्होंने वॉमिट भी की हुई थी। तो अभी जो है पोस्टमार्टम की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि पहले से आत्महत्या भी रवि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी रवि केंद्रा जो अपडेट दे रहे थे। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जिसके बाद साफ होगा मौत की वजह क्या रही। वहीं हरिद्वार में हुए लाइब्रेरी घोटाले में हाई कोर्ट ने सरकार से लाइब्रेरी के टेंडर से लेकर अब तक का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया तो मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। आपको बता दें 2010 में तत्कालीन विधायक मदन कौशिक ने विधायक निधि से करीब 1.5 करोड़ की लागत से 16 लाइब्रेरी बनाने के लिए पैसा आवंटित किया गया। तो पैसा भी खर्च हो गया, मगर यह लाइब्रेरी आज तक धरातल पर नजर नहीं आ रही। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि 12 में से 10 लाइब्रेरी मंदिरों और मंत्री मदन कौशिक के वर्करों के घरों में बनाई गई थी जो अभी चालू हालत में नहीं है। इनमें से 5 पुस्तकालय पर कब्जा नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो घरों में बने। लाइब्रेरी का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है हाईकोर्ट ने। लाइब्रेरी के टेंडर से लेकर अब तक का पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। पुस्तकालय घोटाले का मामला था कोर्ट में, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि जो 12 पुस्तकालय बनने थे उनमें से 10 बने हैं सिर्फ मंदिरों में और मदन कौशिक जी के वर्कर्स के घरों में, और अभी एक भी फंक्शनल नहीं है, जो कि नगर पालिका हरिद्वार ने भी कंफर्म किया है अपने रिप्लाई में कि एक भी पुस्तकालय आज की डेट में फंक्शनल नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा है कि 5 पुस्तकालय का उन्होंने पोजीशन लिया है और उन 5 पुस्तकालय में भी वो भी फंक्शनल नहीं है। वहीं उत्तराखंड भवन और सन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह को आखिरकार अपनी कुर्सी गंवानी ही पड़ गई। बोर्ड का नए सिरे से पुनर्गठन किया गया। अध्यक्ष पद से शमशेर सिंह सत्याल के साथ ही सचिव पद से मधु नेगी चौहान को भी हटा दिया गया। अध्यक्ष का जिम्मा सचिव श्रम को दिया गया है। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार हरक सिंह और शमशेर सिंह के बीच का विवाद की वजह क्या थी और यह कब शुरू हुआ था। तो कर्मकार कल्याण बोर्ड को लेकर लंबे समय से श्रम मंत्री हरक सिंह रावत और शमशेर सिंह सत्याल के बीच तनातनी चल रही थी। शमशेर सिंह को पद से हटाने के लिए हरक सिंह रावत कई बार सीएम से शिकायत भी कर चुके थे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय बोर्ड अध्यक्ष पद से श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को हटा दिया गया था। उनके स्थान पर शमशेर सिंह सत्याल को अध्यक्ष बनाया गया था। बोर्ड सचिव पद से दमयंती रावत को हटाते हुए श्रम आयुक्त दीप्ति सिंह को तैनात किया गया था। इसी बीच बोर्ड को लेकर एक के बाद एक विवाद सामने आते गए। कभी साइकिल वितरण में गड़बड़ी तो कभी दूसरे सामान में करोड़ों की खरीद के मामले सामने आए। बोर्ड के बजट से कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 20 करोड़ रुपए जारी होने का विवाद भी सामने आया। इस मामले में शासन स्तर से जांच तक बैठी। बोर्ड का 20 करोड़ वापस तक कराया गया। मगर त्रिवेंद्र रावत सरकार के जाते ही श्रम मंत्री हरक सिंह रावत और बोर्ड अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल के बीच विवाद सामने आने लगे। सरकार ने श्रम आयुक्त दीप्ति सिंह को बोर्ड सचिव पद से हटाते हुए श्रम मंत्री की पसंद पर उप श्रम आयुक्त मधु नेगी चौहान को बोर्ड सचिव पद पर तैनाती कर दी। इसके बाद बोर्ड अध्यक्ष और सचिव के बीच लगातार तनातनी चलती रही।
शमशेर सिंह को लेकर एक तरफ मंत्री हरक सिंह नाराज थे तो वहीं दूसरी ओर इससे सरकार की भी किरकिरी हो रही थी। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर फैसला हो गया है। नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों ने वसीयत के आधार पर यह फैसला लिया है। महंत बलवीर गिरी को मठ बागंबरी की गद्दी पर बैठाया जाएगा। 5 अक्टूबर को नरेंद्र गिरी का षोडशी संस्कार होना है और इसी दिन बागंबरी मठ की कमान बलवीर गिरी को सौंपी जाएगी। महाराज जी घोषणा कर दी है या अभी कुछ औपचारिकताएं बाकी है? नहीं, हमने औपचारिक घोषणा कर दी है और 5 अक्टूबर को पूज्य ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी जी महाराज की षोडशी है, उसमें उनकी चादर विधि होगी, उसमें उनकी महंताई होगी और उस दिन के बाद वो पूर्ण रूपेण विधि सम्मत वो बाघंबरी मठ और बाघंबरी गद्दी लेटे हनुमान जी के महंत होंगे। क्या ये प्रक्रिया है या फिर जो वसीयत में महंत जी ने उनका नाम लिखा था उसके अधीन रहकर ये काम किया अखाड़े ने, या फिर ये आपकी परंपरा चली आ रही है, इसी तरह से आप गद्दी किसी को सौंपते हैं? दोनों बात है, दोनों बात है। हमारी परंपरा भी है क्योंकि हम किसी न किसी गिरी को वहाँ का महंत बनाते और पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज की इच्छा भी थी, उनकी कामना भी थी, तो उन्होंने अपनी इच्छा समाज के सामने प्रकट भी किया है और रजिस्टर्ड वसीयत भी किया है। तो उस रजिस्टर्ड वसीयत को भी ध्यान में रखा गया और परंपराओं को भी ध्यान में रखा गया, तो इसलिए बलवीर गिरी जी को वहाँ का महंत बनाने का हमने निर्णय लिया और हमारे पंच ने यह तय करके मुझसे जो है वो विधिक निर्णय लेकर के हमसे औपचारिक घोषणा कराई। एक कमेटी का भी गठन किया है, ये कमेटी क्या होगी और अधिकार किसके पास होंगे? गद्दी के जो अधिकार हैं वो किसके पास होंगे? कमेटी क्या काम करेगी? एक कार्यकारी बोर्ड बनाया जा रहा है। कार्यकारी बोर्ड में 5 हमारे अखाड़े के सेक्रेटरी होंगे, 5 अखाड़े के सेक्रेटरी होंगे और उस 5 सेक्रेटरियों के देख रेख में बाघंबरी गद्दी की परंपरा का पूर्ण रूपेण विधि सम्मत संचालन होगा और महंत स्वतंत्र होगा। ऐसा नहीं है, महंत स्वतंत्र होगा। महंत जब किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करेगा, महंत किसी प्रकार से अगर अखाड़े द्वारों को लगेगा कि अब मठ की परंपरा में कोई औपचारिक जो विधियां हैं, गतिविधियां हैं वो अच्छी नहीं हो रही है, तो अखाड़ा उस पर किसी न किसी प्रकार का कड़ा कदम उठा करके उस पर निर्णय लेगा। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी जिन्होंने पूरी तरह से बताया कि गद्दी पे जो बैठेगा वो किस तरह से आगे काम करेगा और उसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया ताकि पूरी तरह से गद्दी के संचालन को विधिवत रूप से आगे चलाया जाए। हरिद्वार से नसीब हुई क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी। पहाड़ पर भी अब आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने अल्मोड़ा के सोमेश्वर में रैली निकाली। इस दौरान अजय कोठियाल जनता से वादे करते नजर आए। जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड नवनिर्माण की परिभाषा है, उन्हें कैसे पूरा करेगी, वो जगह जगह जाके लोगों को, समाज को, जनता को समझा रही है और साथ में समाज जनता से उनसे पूछ रही है कौन से ऐसे उनकी तरफ से मुद्दे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इलाके के हिसाब से और पूरे रीजन के हिसाब से। वहीं देहरादून में कोरोनेशन अस्पताल के सीनियर डॉक्टर पर अस्पताल में ही काम करने वाली एक इंटर्न डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर पर इंटर्न के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप। पीड़िता ने अपना शिकायती पत्र अस्पताल प्रशासन को भेजा है जिसमें उसने संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 9 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर मामले पर जांच करनी शुरू कर दी है। उधर मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और मामले पर जल्द कार्रवाई की मांग की। ये बहुत गंभीर मसला है। अगर इसके लिए हमने एक जांच कमेटी बिठाई है और जो भी निर्णय निकल के आएगा तो फिर हम उसके अनुसार स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उन पर पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात ये है कि जो हमारा जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का या कहीं हमारी जो सरकारें हैं वो यौन उत्पीड़न के इन मामलों को इतना हल्का लेते हैं कि जो बच्चियाँ हैं वो डर के घर पे चुप हो जाती हैं, समाज के भय से, लोगों के भय से। विकासनगर में व्यासी जल विद्युत परियोजना के खिलाफ धरने पर बैठे ग्रामीणों के साथ पुलिस और प्रशासन की नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस उन्हें बलपूर्वक धरने से उठाने की कोशिश कर रही, जबकि लोकतंत्र में ये ठीक नहीं। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने से लोहारी गांव के ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की।
उधर गंगोत्री धाम पहुंचने वाले यात्री भी अब परेशान हैं। सिर्फ उन्हीं यात्रियों को धाम में दर्शन की इजाजत है जिनके पास ई पास है, मगर चार धाम के लिए आने वाले यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है और हाई कोर्ट के आदेश पर चार धाम में प्रतिदिन यात्रियों की संख्या निर्धारित है। सत्तर का संग्राम में आज बात ऋषिकेश विधानसभा सीट की, तो उत्तराखंड विधानसभा से सियासी गणित को समझने के लिए शुरू किए गए हमारे इस खास प्रोग्राम 70 का संग्राम में बात होगी ऋषिकेश विधानसभा की। ऋषिकेश विधानसभा भाजपा का गढ़ है और यहां पिछले 15 साल से भाजपा ही जीतती आ रही है। ऋषिकेश विधानसभा वीआईपी सीट में शुमार है। यहां से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल विधायक है। ऋषिकेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देहरादून जिले में आता है, लेकिन इस क्षेत्र की सीमाएं पौड़ी और टिहरी जिले से लगी हुई है। विधानसभा में पिछले 15 साल से भाजपा का दबदबा है। राज्य गठन के बाद इस सीट पर 2002 में कांग्रेस के शूरवीर सिंह सजवाण ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस दोबारा वापसी नहीं कर पाई। 2007 के चुनाव में भाजपा की तरफ से प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भाजपा का जो परचम फहराया था वो आज तक लहरा रहा है। लगातार 3 चुनाव जीतकर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस सीट पर भाजपा की पकड़ बना रखी है। टिहरी विस्थापित लोग जो पशुलोक में पिछले 20-21 सालों से रह रहे थे और उनको राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं प्राप्त था, इसी दौरान उनको राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त हुआ। एक समस्या हमेशा यहाँ पे महाविद्यालय को लेके आती थी। मुझे खुशी है इस बात की कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस हमारे ऋषिकेश महाविद्यालय में स्थापित हुआ, यानी कि वो समस्या भी हल हुई और उसके अंतर्गत अनेकों पाठ्यक्रम इसमें संचालित भी हो रहे हैं। 2017 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में प्रेमचंद्र अग्रवाल की जीत हुई थी। भाजपा के बागी संदीप गुप्ता के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से अग्रवाल की हार तय मानी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस के राजपाल खरोला इसका फायदा नहीं उठा पाए। बगावत के बावजूद प्रेमचंद्र अग्रवाल चुनाव जीत गए, मगर योग नगरी में इस बार चुनावी दंगल दिलचस्प होने की उम्मीद है। इसकी बड़ी वजह प्रेमचंद्र अग्रवाल का जनता से कमजोर पड़ता संवाद है। उनके खिलाफ सबसे ज्यादा नाराजगी ग्रामीण इलाकों में है। कांग्रेस भी अब इन दिनों इसी पर मंथन कर रही है कि भाजपा के किले में सेंधमारी कैसे हो। एबीपी गंगा के लिए ऋषिकेश से प्रमोद नौटियाल की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल अपने विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल कैसी स्थिति में है। सियासत में प्रेमचंद्र अग्रवाल का कद तो बड़ा है, मगर जनता के बीच उनकी पकड़ कमजोर पड़ रही है, क्योंकि वो अक्सर पार्टी कार्यकर्ताओं से ही घिरे रहते हैं, जिस वजह से उनका लोगों से मिलना जुलना कम ही होता है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी अभी विधायक के खिलाफ जा रहा है। शहर में उनकी पकड़ अभी भी बेहतर है, मगर ग्रामीण इलाकों में विधायक के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। तो ऋषिकेश से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल का दावा है कि उन्होंने विकास के काफी काम अपने क्षेत्र में कराए हैं, मगर विपक्षी दल कांग्रेस इन दावों पर सवाल उठा रही है। आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी, ये प्रमुख समस्या किसी भी क्षेत्र की रहती है। सड़कों की यदि मैं बात करूं, मेरे इसी 4-4.5 साल के दौरान पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 50 करोड़ के लागत से सड़कों का जाल बिछा है, ये राज्य योजना से। पेयजल आपूर्ति का काम पूरा हो चुका है और आप देखिए कि शायद उत्तराखंड का ये पहला क्षेत्र ऐसा है कि जहां पानी जो है 5वीं मंजिल तक एक बार में जाएगा, 24 घंटे पानी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज बनाने का वादा इन्होंने किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में 20 बेड का एक हॉस्पिटल बनाने का वादा इन्होंने किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। गौरी माफी गांव को बाढ़ से बचाना था, वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। गौरी माफी गांव के अंदर जो सड़क जाती है वन विभाग की, वो नहीं बन पाई है। ऋषिकेश में गंगा की अविरल धारा को त्रिवेणी घाट में लाने का वादा किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो विधायक जी के अपने दावे हैं, मगर जनता से जुड़ा क्या मुद्दा है, इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आपको ऋषिकेश विधानसभा के 5 बड़ी समस्याएं बताते हैं।
तो विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है जो सामने आई है, तो वहीं शहर में पार्किंग की भी बहुत बड़ी समस्या है। खुली नालियों की वजह से भी जनता परेशान है। शहर में फैली गंदगी भी जनता के लिए बड़ी समस्या है, तो वहीं शहर में पेयजल की भी एक बड़ी समस्या है। तो ये 5 बड़ी समस्याएं ऋषिकेश की, और ये बड़े मुद्दे